जितने भी बच्चों से मैं मिलता हूँ, आई थिंक 90 to 95% जो स्टूडेंट होते हैं उनको फिजिक्स का फोबिया हुआ रहता है। फिजिक्स नाम सुन के डर लगता है उनको। जैसे जैसे हम लिखते जाते हैं बच्चे वैसे वैसे उसको नोट डाउन करते जाते हैं। एक एक स्टेप वो देखते जाते हैं कि एक स्टेप में क्या मैथमेटिकल जोड़ घटाव किया मैंने, वो सब देखते जाते हैं बच्चे। ऐसा नहीं करना होता है। आप जैसे ही कोई क्वेश्चन पढ़ो कि बहुत लंबा है तो आप पहले तो हिम्मत रखो कि मुझे पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। हिम्मत, एकदम शांति से पढ़ो, उस पूरे क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो और समझो वो पक्का आसान क्वेश्चन होगा। बच्चों, अगर आपको सच में फिजिक्स का फियर मिटाना है तो कुछ पॉइंट्स है जिनको बस ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक है, क्या क्या वो पॉइंट्स है, वन बाय वन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, है ना। सबसे पहला जो पॉइंट है ना, वो ये आप अपने दिमाग में बैठा लो कि फिजिक्स टफ नहीं है, यूनिक है फिजिक्स। क्या बोला मैंने? फिजिक्स टफ नहीं है, यूनिक है फिजिक्स। आपको ये ध्यान रखना है, डरना नहीं है। फोबिया जो क्रिएट हुआ है ना फिजिक्स का पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जितने भी बच्चों से मैं मिलता हूँ, आई थिंक 90 to 95% जो स्टूडेंट होते हैं उनको फिजिक्स का फोबिया हुआ रहता है। फिजिक्स नाम सुन के डर लगता है उनको। क्यों डर लगता है भाई? क्योंकि फिजिक्स को पढ़ने का और सीखने का जो अप्रोच है वही गलत है। क्या अप्रोच होना चाहिए? क्या सही अप्रोच होना चाहिए? तो सर, सबसे पहला जो अप्रोच आपका होना चाहिए फिजिक्स को सीखने का, वो ये है कि आप फिजिक्स के टीचर से सिर्फ फिजिक्स सीखिए। हाँ, फिजिक्स के टीचर से सिर्फ फिजिक्स सीखिए, मैथमेटिक्स मत सीखिए उनसे आप। मैंने कई बच्चों को देखा है कि जैसे ही हम लोग क्लास नोट्स क्लास में पढ़ाते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे जैसे हम लिखते जाते हैं बच्चे वैसे वैसे उसको नोट डाउन करते जाते हैं। एक एक स्टेप वो देखते जाते हैं कि एक स्टेप में क्या मैथमेटिकल जोड़ घटाव किया मैंने, वो सब देखते जाते हैं बच्चे। ऐसा नहीं करना होता है, ये बिल्कुल गलत तरीका होता है फिजिक्स को सीखने का। आपको सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के लॉजिक, बस लॉजिक्स को सीखना है एक फिजिक्स के टीचर से। उसके बाद के मैथमेटिकल प्रोसेस जो है, मैथमेटिकल स्टेप्स जो है बच्चों, ये आपको खुद ने करना है। ठीक है, फिजिक्स जो है, आप फिजिक्स को जब पढ़ते हो, फिजिक्स यूनिक क्यों है? मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं कि फिजिक्स टफ नहीं है, यूनिक है फिजिक्स? क्यों ऐसा कह रहा हूं कि फिजिक्स टफ नहीं है, यूनिक है फिजिक्स? क्योंकि फिजिक्स में दो चीजें एक साथ चलती हैं बच्चों। क्या क्या? तो एक तो लॉजिक चलता है आपके साथ, और एक मैथमेटिकल स्टेप्स चलते हैं साथ साथ, मैथमेटिक्स चलती है साथ साथ। तो ये दो चीजें एक साथ चलती हैं बच्चों। कोई भी क्वेश्चन आपने फिजिक्स का देखा तो सबसे पहले आप उस क्वेश्चन के पीछे छुपे हुए लॉजिक पर ध्यान दें। एक बार आपने उस क्वेश्चन का लॉजिक क्रैक कर लिया तो बचा क्या? एक मैथमेटिकल प्लस माइनस करना है आपको, जो घटाव गुणा भाग करना है खाली, और क्या? समझ आ रही बात? तो यानी कि सबसे पहले आप अटैक करो लॉजिक से। लॉजिक कैसे क्रैक करोगे? तो उसके लिए आपका कॉन्सेप्चुअल प्रोसेस, आपका कॉन्सेप्ट उस टॉपिक को लेकर क्लियर होना मांगता है। अगर आपको उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट डीप डाउन क्लियर है तो आप थोड़ा बहुत टाइम लगाओगे समझने में, बट आप बाय द एंड ऑफ टाइम आप उसके कॉन्सेप्ट के साथ उसका लॉजिक समझ जाओगे। वंस यू अंडरस्टूड द लॉजिक, रेस्ट पार्ट इज मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जो आपको करना है और इसी की प्रैक्टिस आपको करनी होती है। तो पहला स्टेप ये है कि आपको फिजिक्स के टीचर से फिजिक्स सीखना है, मैथमेटिक्स नहीं सीखना है। और वो आप क्लास में बकायदा सीखते हो जब आपको टीचर थ्योरी एक्सप्लेन करते हैं। तो दूसरा चीज जो आपको बच्चों बताता हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने लायक है, वो ये है कि आपको अपना जो ये हथियार है, कलम, ये उठाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। सुनने में आपको बड़ा अजीब लगेगा, क्यों? मैंने जो बच्चों को देखा है ना, वो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, अरे भाई साहब, वो लगाते, उनके पास 3 थ्योरम होते हैं बच्चों के पास। मैं आज आपको ये भी समझाता हूं बच्चों के पास मेनली 3 थ्योरम होते हैं। जो मैंने ऑब्जर्व किया है पढ़ाते वक्त अपने एक्सपीरियंस से, बच्चों के पास 3 थ्योरम्स होते हैं। 3 थ्योरम्स होते हैं बच्चों के पास। पहला थ्योरम होता है थ्योरम नंबर 1, इसको बच्चे बोलते हैं 3 लाइन थ्योरम। 3 लाइन थ्योरम। अब ये 3 लाइन थ्योरम क्या है?
ये कोई नया मार्केट में कौन से, इसको किसी साइंटिस्ट ने नहीं दिया बच्चों, ये मैंने खुद ने स्टडी करके और एक अपने हिसाब से एक शब्द एक देने की कोशिश करी है जो बच्चे यूजुअली ऐसा करते हैं। थ्री लाइन थ्योरम का मतलब बच्चे जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते हैं उस क्वेश्चन की अगर लाइनिंग स्टेटमेंट 3 लाइन या 3 से ज्यादा लाइन की हो गई, मान लो कोई क्वेश्चन है उसका स्टेटमेंट जो है वो 3-4 लाइन का हो गया, अरे भैया सर ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है, 3-4 लाइन का तो स्टेटमेंट ही है इसका, तो ये तो बहुत टफ क्वेश्चन हो गया ना। नहीं, अगर क्वेश्चन 3-4 लाइन का हो गया इसने, इसका मतलब कि आप 3-4 लाइन का क्वेश्चन हो गया मतलब आपको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो जेई मेंस जो करवा रहे हैं उनको तो इतना नॉलेज होगा ना कि भैया टाइम बाउंड है, तो अगर मैं इतना लंबा क्वेश्चन दे रहा हूं तो कहीं ना कहीं मुझे इसे कंपनसेट करना है। कैसे कंपनसेट करना है? तो मैं इस क्वेश्चन के मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, मैथमेटिकल स्टेप्स को इजी करूंगा, कैलकुलेशन को इजी रखूंगा, प्लस इसमें कोई टेढ़ा मेढ़ा चीज़ नहीं पूछूंगा ताकि टाइम कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाए। अगर मैं 4 लाइन का क्वेश्चन क्रिएट करूंगा तो ध्यान रखूंगा कि इसमें बहुत उटपटांग टेढ़ा मेढ़ा कुछ ना पूछ दूं कि बच्चे पढ़ने में भी टाइम लगाएं, इसके कॉन्सेप्ट को क्रैक करने में टाइम लगाएं, प्लस इसके मैथ्स को सॉल्व करने में टाइम लगा दें। नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो इसका मतलब आप जैसे ही कोई क्वेश्चन पढ़ो कि बहुत लंबा है तो आप पहले तो हिम्मत रखो कि मुझे पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, हिम्मत एकदम शांति से पढ़ो, उस पूरे क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो और समझो वो पक्का आसान क्वेश्चन होगा। लेकिन बच्चे करते क्या है कि 3 से 4 लाइन का क्वेश्चन अगर हुआ तो उसको छोड़ देंगे, वो ऑटोमेटिकली टफ हो गया उनके लिए। तो पहला थ्योरम बच्चे फॉलो करते हैं 3 लाइन थ्योरम, कि अगर कोई क्वेश्चन 3 से 4 लाइन का हुआ तो उसको छोड़ देते हैं वो कि भैया वो तो टफ, ऑटोमेटिकली उनके लिए टफ हो गया वो। लेकिन ऐसा नहीं है, वो एक आसान क्वेश्चन है, आप उसको ढंग से पढ़ो और क्रैक करने की कोशिश करो। पहला मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो आपको बता दिया। सेकंड जो बच्चे थ्योरम अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं फेस थ्योरम। सर ये फेस थ्योरम क्या है? ये फेस थ्योरम क्या है? तो फेस थ्योरम जो है बच्चों वो है अगर कोई क्वेश्चन जिसकी शकल गंदी है, शकल गंदी का मतलब उसमें बहुत अजीब टेढ़ा मेढ़ा डायग्राम आ गया, यूजुअली होता है मैकेनिक्स वगैरह में, आप देखोगे कि बहुत अजीब से क्वेश्चन का डायग्राम होता है। अगर ऐसा हुआ तो बच्चों लगता है अरे भाई ये कहां से बवंडर आ गया, भगाओ इसको जल्दी, ये हमारे बस की बात नहीं है, हमारे लिए क्वेश्चन नहीं बना, ये तो टॉपर्स के लिए बना है क्वेश्चन। अरे नहीं भैया, थम जाओ, रुक जाओ, समझो बातों को जरा। अगर किसी क्वेश्चन का शकल गंदा है ना उस पे मत जाओ, पक्का वो क्वेश्चन आसान होगा। उस शकल गंदा इसलिए दिया, उस डायग्राम इतना कॉम्प्लिकेटेड इसलिए दिया गया है ताकि तुम छोड़ दो, तुम डर जाओ। तुम्हें डराने धमकाने के लिए क्वेश्चन के जो डायग्राम्स होते हैं उनको उटपटांग बना के दिया जाता है। जो डर गया वो समझ गए ना। इसलिए आपको कभी भी ऐसा कुछ दिखे फिजिक्स के क्वेश्चन में जिसमें डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, जस्ट काम डाउन, काम डाउन। आप प्रॉपर लैंग्वेज पढ़ो, डायग्राम को समझने की कोशिश करो, डायग्राम से बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। उसके बाद आप अपने लॉजिक्स को लगाओ, देखो कंफर्म है कि आप उस क्वेश्चन के काफी चीजों को समझ जाओगे और आपको वो थोड़ा इजी लगना शुरू हो जाएगा पहले के मुताबिक। समझ आ रही बात क्या कह रहा हूं? तो ये 2 थ्योरम। तीसरा थ्योरम जो बच्चे करते हैं वो बहुत ही कॉमन थ्योरम मैं इसको बोलता हूं, ठीक है। और वो थ्योरम क्या है? वो है एंगल थ्योरम। वो है एंगल थ्योरम। ये एंगल थ्योरम क्या है सर? ये एंगल थ्योरम क्या है? एंगल थ्योरम ये मैं कहता हूं कि बच्चे ऐसे करते हैं, क्वेश्चन को ऐसे लेते हैं, पढ़ते हैं और अच्छा इस क्वेश्चन को अभी करूं कल करूं, अभी ये 90, अभी ये बिल्कुल आप देखो ये क्वेश्चन मेरे सामने ऐसे खुला है, मान लो ये क्वेश्चन खुला है, ये फोन नहीं है मेरा, क्वेश्चन पेपर या मॉड्यूल का मॉड्यूल मान लो, इसको ऐसे खुला हुआ है। अब क्या करेंगे, इसको एंगल चेंज करेंगे, अच्छा ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे करते करते फिर क्या हो जाएगा, सो जाएंगे वो, सो ही जाएंगे वो। तो क्या हुआ कि वो क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते इतना वो आलसी बन गए कि
पहले क्वेश्चन को बड़ा प्रेम से देखा कि हम तो इसको सॉल्व ही कर लेंगे, फिर थोड़ा सा आलस आया तो क्वेश्चन पेपर का एंगल चेंज कर दिया, फिर और एंगल चेंज करते 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 खुद भी लेट गए। तो ये तीन मेजर मैं फॉल्ट देखता हूँ बच्चों के अंदर, जो आप यूजुअली हर किसी बच्चे के साथ ऐसा होता है। मतलब आप मान के चलो कि मैं जो 80 to 90% बच्चे ऐसा करते हैं जिनको टफ लगता है फिजिक्स। तो आपको इन चीजों को अवॉइड करना है, पहला तो ये, इनको अवॉइड करना है, ठीक है। उसके बाद अगला जो मेरा पॉइंट रहता है वो ये है कि अगर क्वेश्चन का बना दिया डायग्राम तो क्वेश्चन हो गया डायग्राम। ये आप बिल्कुल स्टेटमेंट ध्यान रखना, मेरा बोला हुआ ये स्टेटमेंट बहुत इफेक्टिव है। अगर क्वेश्चन का तुमने बना दिया डायग्राम तो क्वेश्चन हो गया डायग्राम। डायग्राम मतलब 2.5 ग्राम, ठीक है। देखो, अभी भी अगर तुम मुझसे पूछोगे ना कि सर आप क्वेश्चन को क्रैक कैसे करते हो, तो मेरा यही अप्रोच रहता है कि मैं सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ता हूं। मुझे क्वेश्चन पढ़ते के साथ अगर कुछ फील नहीं भी आती है मान लो, तो भी मैं पेन उठा लेता हूं और पेन उठा के जो कुछ भी क्वेश्चन में लैंग्वेज में कह रहा होता है उसको मैं डायग्राम में प्लॉट करता हूं। तो जैसे जैसे मैं डायग्राम बनाते जाता हूं धागा खुलते जाता है, धागा खुलते जाता है, और एंड ऑफ द टाइम मुझे समझ आ जाता है कि व्हाट आई हैव टू डू। इसलिए बच्चों, कोई भी फिजिक्स का क्वेश्चन आपके सामने आए, आप क्वेश्चन का डायग्राम बनाने की कोशिश जरूर करो। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू क्रैक द प्रॉब्लम। इससे नहीं बचें, आप बिना डायग्राम बनाए ना आगे बढ़ें, क्योंकि वो हो सकता है कि आप बाद में कंफ्यूज हो जाए। तो ऐसा ना करें, आपको क्वेश्चन का डायग्राम बनाना है। जितना हो सके, जितना चमक रहा है उतना ही डायग्राम बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आपको ये 2 पॉइंट बड़े आराम से क्लियर हो गए होंगे कि अगर हमें फिजिक्स को इजी करना है तो ये 2 पॉइंट जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया वो तो करना ही करना है। अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट जो है बच्चों, वो है आइडेंटिफाई योर वीक टॉपिक्स। बच्चों, आप अपने वीक टॉपिक को आइडेंटिफाई करिए। कैसे पता सर वीक टॉपिक मेरा कौन सा है? बिल्कुल आसान तरीका है भाई। आप मॉक टेस्ट देते हो ना, तो जब बेटा आप मॉक टेस्ट देते हो तो आप चेक करो कि फ्रीक्वेंटली लगातार 3 टेस्ट में आपने किन टॉपिक के क्वेश्चंस को ज्यादातर रॉन्ग किया हुआ है। आप ये आइडेंटिफाई किया करो। जैसे मान लो मैंने ग्रेविटेशन के लगातार 3 टेस्ट में जो क्वेश्चंस आ रहे थे उसको मैं गलत कर दे रहा था। अब वो गलती हो सकता है कि आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो, या आपको चमका ही नहीं कि करना क्या है। इस प्रकार से बच्चों आप अपना एक लिस्ट बनाओ वीक टॉपिक्स का, और हर वीक टॉपिक पर आप क्या करो, अपने लीजर टाइम में आप उस वीक टॉपिक पे कम से कम बच्चों 30 से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। मुझे सवाल ही पैदा नहीं होता कि अगर आपने ग्रेविटेशन पे 30 से 40 क्वेश्चन ट्राई कर लिए तो वापस अगले टेस्ट में सवाल ही पैदा नहीं होता कि उस चैप्टर के क्वेश्चन आप गलत कर पाओ। पॉसिबल ही नहीं है, मानने के लिए तैयार नहीं हूं मैं। तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है अपने वीक टॉपिक्स को थ्रू योर मॉक टेस्ट। समझ आ रही बात? तो ये आपका तीसरा स्टेप था फिजिक्स को और बढ़िया करने का। समझ आ रही बात? ओके, नेक्स्ट देखो, अगला जो पॉइंट है बच्चों वो ये है, वो एक टेक्निकल पॉइंट है। वो एक टेक्निकल पॉइंट है। क्या है सर वो? टाइम मैनेजमेंट। हाँ, टाइम मैनेजमेंट। देखो, मैं हमेशा से ये मानते आ रहा हूं कि हैविंग नॉलेज एंड गेटिंग मार्क्स, दिस टू आर डिफरेंट थिंग्स। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। नॉलेज होना बहुत अच्छी बात है, गेटिंग मार्क्स ये भी अच्छी बात है, और ये दोनों बातें थोड़ी अलग हैं एक दूसरे से। हाँ, वो बात सही है कि आपका नॉलेज होगा तो ही आप नंबर लेकर आओगे। हाँ, ये बात मानता हूं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं ये भी मानता हूं इसके साथ साथ कि नॉलेज होना एक अच्छी बात है सही, लेकिन मार्क्स गेन करना ये एक आर्ट है। गेटिंग मार्क्स इज अ टोटली आर्ट। अब ये कैसे आर्ट है ये समझाता हूं मैं आपको। देखो, जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाते हो हमारे पास बहुत टाइम नहीं होता है, वी आर बाउंडेड बाई टाइम। तो अगर आप टाइम मैनेज नहीं करोगे और आप
आपको ये टैक्टिक्स पता नहीं होगा कि मुझे कौन से क्वेश्चन करने हैं और कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं। हम आपने ये सुना होगा कि एक अच्छा बैट्समैन उसे हम कहते हैं, हर गेंद पे सिक्सर और फोर मारे उसको आप अच्छा बैट्समैन नहीं बोलते हो ना। एक अच्छा बैट्समैन वो नहीं होता जो हर गेंद पे 6 मारने की इच्छा रखे। एक अच्छा बैट्समैन वो नहीं होता जो हर गेंद पे शॉट मारना चाहे। एक अच्छा बैट्समैन वो होता है जो कौन से गेंद पर शॉट मारनी है और किस गेंद को छोड़ना है ये पता होता है। यस, इसी तरीके से बच्चों, अगर आप ये चाहते हो कि आपका मार्क्स इंप्रूव हो तो जरूरी नहीं कि आपको सारे क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। भले ही वो क्वेश्चन आपको आता हो लेकिन वो बहुत लेंदी हो, क्योंकि एग्जामिनर फंसाने के लिए ऐसे क्वेश्चन डालते हैं जिसमें मैथमेटिकल कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी क्वेश्चन में बहुत मैथमेटिक्स टिपिकल होने वाला है, आप उसको छोड़ दो ना, बाद में करना क्या दिक्कत है। कोई कसम खा के आएंगे सारे क्वेश्चन करना है, तो आप पहले उन क्वेश्चंस को करो जिनको आपने पहले कई बार देखा हो, कई बार सॉल्व किया हो, ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस। वो एक और आपने कहावत सुनी होगी कि मुझे तुम्हारे उस मूव से डर नहीं लगता, मुझे तुम्हारे उन 100 मूव से डर नहीं लगता, मुझे तुम्हारे बस उस एक मूव से डर लगता है जो तुमने 100 बार प्रैक्टिस करी है। तो वही बात है कि आप उन क्वेश्चंस को ट्राई करो पिक करने का जिसको आपने 100 बार कर रखा हो। उस क्वेश्चन को नहीं आप पिक करो जिसको आपने एक बार करा है और टिपिकल है। नहीं भाई, आप पहले उनको करो जिनको आपने कई बार कर रखा है और आपको कॉन्फिडेंस है कि आप इसका सही आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई कि सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन आपका बढ़िया होना चाहिए। पार्ट इज द थिंग इज कि सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया होना चाहिए। अगर सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन का बढ़िया है, कौन से क्वेश्चन करने हैं कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं ये आपको बेहतर पता है, तो मैं कहता हूं कि आप बढ़िया कर जाओगे। दूसरा चीज, टाइम मैनेज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम का जो प्रेशर होता है, एक घर में बैठ के पेपर लिखना और एक एग्जाम हॉल में पेपर लिखना, इन दोनों में फर्क होता है। एक आपके अंदर जब आप घर में देते हो पेपर तो आपका माइंड बिल्कुल फ्री होता है, बट यही अगर बच्चों आप पेपर एकदम एग्जाम हॉल में दे रहे होते हो तो आपके अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक टिक 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 चल रहा होता है, जिससे आपका जो मतलब ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है और आप बहुत जल्दीबाजी में आ जाते हो और एक थोड़ी सी भी गलती कहीं कहीं पर होती है आपसे तो आप इतना टेंशन में आ जाते हो कि उस क्वेश्चन को तो छोड़ते ही हो, अगले क्वेश्चन में जाते हो तो उस क्वेश्चन का प्रेशर लेके चलते हो। तो हम क्यों ऐसा करें, हम पहले उन्हीं क्वेश्चंस को सेलेक्ट करें जो हमसे हो जाए, कम टाइम में हो जाए, है कि नहीं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो इजी क्वेश्चन है वो करें और प्रॉपर टाइम मैनेज करें कि जो आपने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है उसको आप टाइम बाउंड में कर सके। और ये कुछ और नहीं, इसको बेहतर करने का तरीका है रेगुलर प्रैक्टिस। जो आप मॉक टेस्ट लिखते हो, ये मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा दो। ठीक है, एक बार आपने इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, अब बहुत कम टाइम बचे हैं, तो इससे आपका कहीं ना कहीं एक बढ़िया जो टाइम बाउंड है ना हर क्वेश्चन में देने की टाइम बाउंडेशन, वो आपके वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक बात, प्रॉपरली आपको समझ आ गई, ये आपको करना ही करना है। तो इतनी सारी बातों में से अगर आपने एक भी पॉइंट पकड़ा होगा तो आई थिंक इस वीडियो का जो मकसद है वो पूरा हो गया होगा। और बच्चों, अगर आपको ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल लग रहा हो, इससे आपको थोड़ा सा भी अगर बेनिफिट लग रहा हो तो प्लीज़ बच्चों इसको लाइक करें और शेयर करें और प्लीज़ कमेंट जरूर करें कि कौन सा टॉपिक है फिजिक्स का जो आपको बहुत डराता है, बहुत सताता है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम केजीएस टीम।